हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? ठीक है। कक्षा 6 में जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी अपने अपनी SCERT की बुक्स खोल लो साइंस की, ठीक। तो उनका देखिए कक्षा 6 में जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 6 वाले, उनकी इकाई 7 चल रही है, ठीक है। और आज इस लेक्चर 3 में इस इकाई का समापन कर देंगे हम, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अध्याय हमारा 7 है, इसका नाम है जीवों में अनुकूलन। इसकी 2 क्लासें बड़ी बड़ी मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, आज इसकी तीसरी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज इसकी तीसरी क्लास में हम इसका समापन कर देंगे, ठीक। और सभी बच्चे अपने अपने किताब को देखते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसरों को हम यहाँ पर हल करेंगे। देखते हैं कौन सा प्रश्न क्या पूछता है, और तब तक के लिए सभी बच्चे शांत बैठे हैं, ठीक। इधर ही सारे बच्चे देखते हैं, केवल किताब खोल लो, किताब के अंदर तुम्हें देखना कुछ नहीं है, केवल किताब खोल लो, यहाँ देखना है, बस किताब पर टिक लगाते जाओ, ठीक। सभी बच्चे प्यार से बोलिए वंदे। सुबह सुबह का वक्त है, सर्दी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, अब केवल अपने अपनी किताब को फोकस करें सभी बच्चे। देखिए आज हमारी तीसरी क्लास है जीवों में अनुकूलन की। इस तीसरी क्लास में देखिए आज हम पढ़ेंगे स्थलीय अनुकूलन। कल की क्लास में हमने पढ़ा जलीय अनुकूलन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्थलीय अनुकूलन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन। अब देखिए इसे हम देखते हैं कि जो हमारा स्थलीय अनुकूलन जो है, ठीक, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर यह देखना है कि जो हमारी पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी पर 1/4 भाग जो है लगभग में आपका 25%, 22%, 25% से लेकर आपका 30% के बीच में ज़्यादातर आपका भाग जो है जब ज़मीन वाला मिलता है। तो देखिए जहाँ पृथ्वी पर जंतु पाए जाते हैं तो स्थलीय जंतु वे होते हैं जो स्थल पर मिलते हैं, ज़मीन पर मिलते हैं। तो ज़मीन हमारी पृथ्वी पर कहाँ पर है, बाकी आप ये समझिए 70-72% से ज़्यादा तो पानी है, ठीक। उसके अलावा जो थोड़े बहुत हिस्सा बचता है 25%, 27% के फिर जो हिस्सा बचता है वो क्या है, हमारी ज़मीन है। अब उस पृथ्वी पर हम ज़मीन को भी देखते हैं, तो ज़मीन भी क्या है, कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेत है, तो कहीं बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जंगल है, ठीक है, तो कहीं पर प्लेन इलाका है, सब जगह है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं ज़मीन पर भी मुझे विभिन्न प्रकार के क्या क्षेत्र देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए जहाँ पृथ्वी पर जंतु पाए जाते हैं उसे स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास क्या, हमारा थल वाला आवास, जमीन वाला आवास इस जमीन पर मिलते हैं, ठीक है। हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का लगभग 1/4 भाग जमीन है, ठीक। 25%, 26%, 27% ज़्यादातर हमें ज़मीन देखने के लिए मिलती है। बाकी और जो बचा हुआ भाग है पृथ्वी का, उस पर हमें पानी देखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पानी क्या है, पानी अधिक है और ज़मीन कम है, स्थल कम है, ठीक। ज़मीन तो है वो सारी चीज़, लेकिन क्या है, स्थल जहाँ पर जंतु रहते हैं वो एरिया क्षेत्र क्या है, कम है, और जलीय क्षेत्र अधिक है। जैसे हमारा समुद्र वगैरह हुआ, सब पर पानी है। तो वो जो भाग है हमारा जिस पर जंतु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्थल आवास। अब स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, सियार है, शेर है, भेड़ है, बकरी है, गाय, ये सभी वे जंतु हैं। मानव की बात कर लो, मानव भी इसी में आ जाता है, ठीक है। ये सभी वे जंतु हैं जो हमें स्थल पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जब स्थल पर रहेंगे तो इनकी शरीर की संरचना भी स्थल के अनुसार ही होगी। कैसे सांस लेंगे, ठीक, किस प्रकार से इन्हें क्या खाना है, तो सारी चीज़ क्या है, इनकी पूरी की पूरी हैबिट
स्थल जैसी होती है। ठीक, तो जैसे हमारा देखिए कुत्ता, भेड़, और ये क्या है आपका बारहसिंगा है, क्या बारहसिंगा, उसके अलावा ये गाय है और ये बकरी है। ये सब वे जानवर हैं, वे जंतु हैं जो हमें पृथ्वी पर देखने के लिए मिलते हैं। हमने एक थोड़े से नमूने लिए, पृथ्वी पर तो बहुत सारे जंतु मिलते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमारे थोड़े हमने दिखा रखे हैं आपको। ठीक, अब जंतु के अलावा कुछ पौधे भी हैं जो मुझे स्थल पर मिलते हैं। तो स्थल पर मिलने वाले देखिए पौधे, स्थलीय पौधे जैसे कि नीम, आम, अमरूद, महुआ, बबूल आदि में वातावरण के अनुसार अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए स्थल पर पाए जाने वाला पेड़, पहली बात ज़्यादातर स्थल वाले पेड़ में देखिए हम यहाँ पर ये देखते हैं तना भी मुझे मजबूत मिल रहा है, जैसे आम। ठीक ठीक, आम के बाद हम और भी देख सकते हैं, बबूल है, अमरूद है, महुआ है, तो और भी ये देखिए मुझे नीम का पेड़ दिख रहा है, नीम का पेड़। ये सभी पेड़ क्या हमें स्थल पर देखने के लिए मिलते हैं। जब हमें जंतु मिल रहे हैं स्थल पर देखने के लिए, तो मुझे पेड़ भी स्थल पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी वो पेड़ और पौधे हैं जो मुझे स्थल पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब स्थल पर जो जंतु मुझे देखने के लिए मिलेंगे, हमें देखने के लिए मिलते हैं स्थलीय जंतु जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय आदि। प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं। चाहे आप बिल्ली को देख लीजिए, आप कुत्ते को देख लीजिए, आप गाय को देख लीजिए, या आप बकरी को देख लीजिए, आप भेड़ को देख लीजिए, आप शेर को देख लीजिए, सब में चलने के लिए 4 पैर मिलेंगे। ये सभी वो जंतु हैं जो जमीन पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे 4 पैर दिख रहे हैं, इसमें भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं। वही देखो हमारे SCERT की बुक्स में लिखा है कि प्रचलन के लिए 4 पाद, 4 पैर होते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें सांस लेने के लिए विकसित, ये देखिए लिखा है विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। अब इसमें देखिए विकसित श्वसन तंत्र 3 शब्द हैं। पहली बात, ये जीव, इन जीव को अगर हम गौर से देखते हैं तो सबके अंदर पहली बात विकसित का मतलब अच्छी तरह से, वेल डेवलप, खूब अच्छी तरह से, सही तरीका से वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र कहते किसे कहते हैं मालूम है? जिसमें श्वसन से संबंधित और भी अंग क्या होंगे? जुड़े होंगे। अब मान लीजिए कुत्ता है, यहाँ से सांस ले रहा है, यहाँ से सांस ले रहा है, ये अंग जुड़े हुए। इसके बाद इसकी सांस ट्रैकिया में आ जाएगी। ठीक, ट्रैकिया में आने के बाद देखिए सांस ईसोफेगस में आ जाएगी। ईसोफेगस में आने के बाद ये बने हुए हैं इसके क्या? फेफड़े। ये है फेफड़े। ऐसे ही मानव का होता है। मानव यहाँ से सांस लेगा, ठीक, सांस लेने के बाद फिर उसकी सांस पहुँचेगी इसकी ट्रैकिया में, फिर सांस ईसोफेगस में आ जाएगी। ईसोफेगस में आने के बाद फिर सांस मानव की कहाँ पहुँचेगी? उसके फेफड़ों में। तो मानव इन सब की पहले क्या है? सारे जीव हैं वो सांस या नाक से ही ले रहे हैं। ठीक, नाक से सांस ले रहे हैं, सांस यहाँ होती हुई फेफड़ों में आ गई। अगले से देखिए गाय को, यहाँ से सांस ले रही है, ये देखिए सांस इस ईसोफेगस से होती हुई ये फेफड़ों के अंदर पहुँच गई यहाँ पर। ठीक, हार्ट अपना काम कर रहा है यहाँ पर। हृदय जैसे मानव के शरीर में काम करता है ऐसे ही यहाँ पर बिल्ली को देखिए। बिल्ली देखिए सांस यहाँ से ले रही है, ये है ट्रैकिया, ये है ईसोफेगस जिसे हम ग्रासनली बोलते हैं, और यहाँ से सांस देखिए इस फेफड़ों में पहुँच गई। ये अंग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारे अंग जब जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टम यानी कि तंत्र। तो किसके अंग जुड़े हुए हैं? श्वसन के। तो इसीलिए मैं इसे क्या कहता हूँ? श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब है कि उसमें बहुत सारे अंग आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक, यहाँ पर सभी अंग जुड़े हुए, यहाँ पर सभी अंग जुड़े हुए। तो पहली बात, इनके अंदर विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। वही देखो लिखा है, इनमें सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र
पाया जाता है या होता है, एक ही बात है। ठीक, अगला देखते हैं पेड़ पौधे के लिए। अब देखिए, अब देखिए यहां पर जैसे नीम, आम, बबूल तथा अमरूद ये सब स्थलीय वृक्ष हैं। ठीक है, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। ये सभी स्थल पर पाए जाने वो पेड़ हैं, अगर इसमें अधिक जल दोगे तो वो जी नहीं पाएगा, वो सूख जाएगा। उसे जल उतना ही चाहिए जिसे उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जल दोगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा। जैसे इंसान है, इंसान को सिर्फ ज़रूरत कितनी है जल की, उसे पीने के लिए ही ज़रूरत है। ज़्यादा उसके बॉडी के अंदर जल डालते रहोगे तो वो मर जाएगा। अगर उसे पानी के अंदर डाल दोगे तो इंसान क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसके अनुकूलन नहीं है, अपोजिट है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नीम, आम, बबूल, अमरूद स्थलीय वृक्ष तो है, अगर अधिक जल इसमें देते हैं तो ये सूख जाएंगे। अतः इन्हें जितनी जल की जरूरत है उतना ही इन्हें चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए इन्हें। इनका तना मजबूत, तना देखिए, ये देखिए तना, ठीक है, बबूल का भी देखो तना बहुत मजबूत होता है। इसमें पेड़ अभी लगा, आगे दिखाऊंगा मैं। इनका तना पहली बात बहुत मजबूत मिलेगा। ठीक है, इनका तना कैसा मिलता है, इनका तना मिलता है बहुत मजबूत। ये देखिए, ये है तना, इसे कहता हूं मैं तना, इसे कहता हूं मैं तना, इसे कहता हूं मैं तना। ये क्या है, तना। ये क्या है, तना। और ये क्या है, तना। यानी कि ये है मेरे पास क्या, तना। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये पेड़ क्या होते हैं, इन पेड़ की अगर कंडीशन देखी जाए तो इनमें तना क्या होता है, मजबूत। ठीक, इनमें तना क्या होता है, मजबूत, और पत्तियां चमकीली और चौड़ी होंगी। इसके अलावा देखिए इनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी मिलेंगी और कुछ चमकीली मिलती हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां देखिए कैसी मिलेंगी, थोड़ी चौड़ी मिलेंगी और थोड़ी चमकीली मिलेंगी। ठीक, चमकीली और चौड़ी होती हैं क्योंकि इन पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। ये शब्द देखिए आ गया, रंध्र। ये है पत्तियां, ये पत्तियां दिख रही हैं, इस पत्तियों पर यहां पर मिलेंगे रंध्र। रंध्र, रंध्र कहते हैं उसे। बहुत छोटे से छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छिद्र, इतने छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, केवल अच्छी माइक्रोस्कोप होगी उससे हम देखेंगे। इस पत्ती के अंदर बहुत छोटे, उनसे क्या होती है, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक, यहाँ पर गैस निकलती है, इसी में गैस आती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो इसमें बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्या, रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। अब जैसे जैसे मेरा पेड़ है, पेड़ जमीन से पानी लेगा तो जैसे जैसे पानी क्या होता है, वो बाष्पोत्सर्जन करता है। बाष्पोत्सर्जन मतलब यहां से पानी उड़ाता रहेगा। ठीक, अर्थात वो बाष्पोत्सर्जन करता रहेगा। बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी को निकाल रहा है। तो इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिन्हें मैं रंध्र कहता हूं, छिद्रों को यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। उन स्टोमेटा से निकलते रहेंगे। यही जो स्टोमेटा होते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान से रखिए, सबसे ज्यादा पॉइंट समझने के लिए यही है। रंध्र, स्टोमेटा की खास बात यह है कि अगर मेरा कोई जलीय पौधा है जो जल में होता है, उसमें थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि जल ज़्यादा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। स्थलीय पौधा है, यहाँ भी मुझे मिलेंगे, लेकिन इन्हीं रंध्रों को अगर मैं देखता हूँ किसी रेगिस्तान में जहाँ पानी नहीं बरसता है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर ये रंध्र जो होते हैं इन पत्तियों के अंदर धसे होते ही नीचे, इसमें ऊपर मिलेंगे, उसमें पत्तियों में धसे होंगे, हम उन्हें बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। अभी मैं बताऊंगा, सब आएगा। इस बात को यहां पर ध्यान रखो अच्छी तरह से, ठीक है, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगली बात, इनमें जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। स्थल पर पाए जाने वाले जितने पौधे होंगे उनमें जड़
मजबूत मिलेगी। और ये देखिए मेन जड़ है, ये सेकेंडरी जड़ है, ये टर्सरी जड़ है। तो इसमें 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें एवं तृतीयक जड़ें। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक तंत्र, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, जड़ तंत्र। तो इसमें एक रूट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। ठीक, अगली देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है सीआरटी ने। आगे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मरुस्थल यानी कि डिजर्ट में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अब देखिए, एक तो वे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, एक वे जीव हैं जो जमीन पर रहते हैं, एक वे पौधे हैं और वे जीव हैं जो ऐसी जगह रहते हैं यहां पर रेत ही रहता है और टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई, यानी कि धूप निकली है तेज, तो जहां धूप तेज निकलेगी वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत, टेम्परेचर हाई है, इतना हाई है कि इंसान को खड़ा कर दो, ज्यादातर इंसान क्या झुलस जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक, तो अब वहां पर जीने वाला कोई भी पेड़ है तो पेड़ क्या करेगा, वो अपने आप को ढालेगा, पहले अपनी आदत में लाएगा कम पानी खर्च करने की। क्यों कि भैया यहाँ पानी तो है नहीं, इसलिए पानी को कम खर्च करेगा, कम पानी में ही काम चलाएगा। दूसरी बात, अपने शरीर को ज़्यादा धूप सहन करने के लिए पावर लाएगा, अर्थात वो हैबिट में डालेगा। कैसे हैबिट में डालेगा कि भैया उसे रोजाना क्या इतनी धूप सहन करनी है, तो धीमे धीमे हैबिट में उसका शरीर ऐसा आ जाएगा कि वो ऑटोमेटिक इतनी धूप को सहन करता रहेगा। जैसे इंसान देखें, एक तो वो इंसान होता है पैसे वाले लोग जो हर वक्त गर्मी सही या जाड़ा सही वो हर वक्त एसी में रहते हैं। गर्मी में तो हर वक्त उनके मकान का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, हर वक्त ठंडा रहता है। अगर जो व्यक्ति हर समय ठंडे में एसी में रहेगा, उसे एक दिन के लिए तुम अपने खेत में लगा दो काम करने के लिए, वो मर जाएगा उसी दिन। क्यों? क्योंकि उसका शरीर क्या है, उसका शरीर उस टेम्परेचर को झेल नहीं पा रहा है। उसे खेत में लगा दोगे तो वो मर जाएगा। और जो खेतों में गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करता है, उसे एसी के अंदर डाल दोगे तो वो भी बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि अब तक तो उसने धूप झेली, आज उसे इतना ठंडा मौसम मिल गया कि उसकी तबीयत शाम तक खराब हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, जो जहां पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, जिस जगह पर बहुत ज़्यादा रेत है, रेत वहां पर मिलेगा जहां पानी नहीं बरसता है। ठीक, बहुत रेत है, पानी है नहीं, ऊपर से क्या गर्मी बहुत है, तो उनका शरीर क्या होगा, धीमे धीमे गर्मियों को सहन करेगा, पानी कम खर्च करेगा। अगर वो पानी कहीं पी भी रहे तो वो इतना स्टॉक करके चलेंगे कि मुझे किसी प्रकार से पानी नहीं मिल रहा है फिर भी मैं अपना काम चलाता जाऊं। ठीक, जिस प्रकार से तुमने एक गरीब आदमी को देखा है, गरीब आदमी के पास सीमित पैसा होता है, उसने देखा कि भाई हमारे पास तो केवल 2000 रुपये, अब 2000 रुपये में उतने ही खर्च करेगा जितने वो एक महीने चला सकता है, और जिसके पास पैसे अपा रहे हैं उसकी बात कुछ नहीं, वो तो खर्ची करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जीव ऐसा है, इसे मालूम है कि मैं गर्मी सहन कर सकता हूँ, इसकी स्किन मोटी हो जाएगी खूब। ठीक, ये पानी एक बार में इतना पी लेगा कि 2 दिन इसे पानी नहीं मिला है, ये अपना काम चला लेगा। ठीक, समझ में आएगी नहीं। और जो रेगिस्तान में रहते हैं जहां पानी की कम है और पानी कम पीते हैं, अगर हम उसके यूरिन को चेक करते हैं तो वो हमें कंसंट्रेट मिलेगा गाढ़ा। हम यहाँ पर देखते हैं, इस ऊँट को देखिए, पानी एक बार में इतना पी लेता है कि पानी को किससे मालूम है, पहली बात इसे गर्मी भी सहन करनी है, दूसरी बात पानी इसे मालूम कि मुझे अभी पी लो पानी, फिर हो सकता है मुझे कल या परसों पानी न मिले, पहले ही स्टोर करके चलता है पानी को। ठीक, और ये कुबड़ है, यहाँ पर क्या बसा एकत्रित होती है, बसा का मतलब फैट, चर्बी मिलेगी यहाँ पर। दूसरी बात, इसके पैर देखिए, पैर कैसे हैं, गद्देदार। अब ये रेत के ऊपर ऐसे आराम से कूदते दौड़ लेगा, क्योंकि इसके पैर क्या हैं, रेत के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। हमारे पैर रेत के अकॉर्डिंग नहीं बने, हम जैसे ही अपना पैर रखेंगे उस रेत के ऊपर तो हमारे पैर जलने लगेंगे, हमें थोड़ी 2 कदम भी नहीं जा सकते। मगर ये
क्योंकि इसकी हैबिट बन चुकी है, बहुत ज़्यादा रेत गर्म है, बालू गर्म है, इसके पैर सब सहन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, धीमे 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 ये जीव क्या है, वहाँ की गर्मी को, वहाँ के कम पानी को और वहाँ की बालू गर्म बाली को सबको क्या ये सहन करने लगता है, अर्थात इसकी हैबिट में आ गया। देखिए क्या है, जैसे पानी की कमी, रेगिस्तान में पानी की कमी है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसका मतलब ये पानी पहली बात स्टॉक में पी लेगा, अगर पानी नहीं तो कम पानी से ये काम चलाएगा। ठीक, तेज धूप, कितनी भी तेज धूप पड़ रही है, ठीक, धूप कितनी भी तेज पड़ रही है, ये गर्मियों को सहन करने की इसके शरीर के अंदर में क्या है, कैपेसिटी। एक साधारण जानवर होगा वो सहन नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, इसकी आदत बन गई है। दूसरी बात, गर्म बालू पर चलना, बहुत गरम गरम बालू है, अगर जून के महीने में तुमसे कह दिया जाए बिना चप्पल के ही तुम 1 किलोमीटर पैदल चले जाओ, कोई बच्चा नहीं जा सकता। ये तो इतनी कड़ी धूप है, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या मौसम गर्म है, बालू बहुत गर्म है, उसके ऊपर ये 2-2 दिन 3-3 दिन चलता रहता है। तो ये क्या है, इसका पूरा शरीर क्या है, उस वातावरण के अनुसार क्या हो गया है, अनुकूलित हो गया है। ठीक, तो इसका पूरा का पूरा शरीर, इसके पैर, इसके शरीर की संरचना, हर चीज, खाने की हैबिट, पानी की हैबिट, हर चीज क्या है, रेगिस्तान के अकॉर्डिंग, यानी कि डिजर्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये अनुकूलित हो गया है। डिजर्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये अनुकूलित हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अनुकूलित हो गया है। देखिए, उपर्युक्त परिस्थितियों के समाधान हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, देखिए क्या लिखा, जल संचय, खुरद, जल संचय मतलब क्या है, ये जल को संचित कर लेगा एक बार में। खुरदरी त्वचा, इसकी त्वचा है ना, कैसी मिलेगी, खुरदरी। अधिक बाल, इसकी त्वचा पर क्या मिलेंगे, अधिक बाल। लंबे पैर, ये देखिए लंबे पैर, ठीक, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे, ये देखिए गद्देदार तलवे, गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित है। ये देखो लिखा है, उसमें दौड़ने के लिए क्या है ये, तो अनुकूलन हम उसे कह सकते हैं जिसमें किसी भी जीव को क्या है, धीमे 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 उसकी क्या हैबिट में लाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से उसके शरीर की संरचना, उसका रंग रूप सब क्या है, अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में डालना ही क्या कहलाता है, मेरा अनुकूलन कहलाता है। तो ये क्या धीमे धीमे अनुकूलित हो गया है। अब ये तो जीव के बारे में बात की, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मुझे रेगिस्तान के जो होते हैं, तो रेगिस्तान वाले के जीवों के हम यहाँ पर प्लांट के बारे में देखते हैं। इसी प्रकार से हम उन पेड़ों को देखते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में अब देखिए यहाँ पर, ये अक्सर वो पेड़ हैं जो हमें रेगिस्तान में देखने के लिए मिलते हैं, या हमें उस जगह पे देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर पानी की क्या हो रही है, कमी, जहाँ पानी की बहुत। अब देखिए इसी प्रकार मरुस्थल में, मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान, डिजर्ट, ठीक है, उगने वाले पेड़ पौधों को भी विकसित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, विपरीत। अब देखिए ये वो पेड़ हैं जिन्हें क्या विपरीत परिस्थितियों क्या करना है, सामना। जिस प्रकार से ऊंट कर रहा था, ऊंट क्या है, तेज धूप झेलनी है, उसे गर्म बालू पर चलना है, पानी नहीं है तो बिना पानी के ही उसे काम चलाना है। इनकी क्या है, तेज धूप झेलनी है, ठीक, वहाँ की गर्मी झेलनी है, पानी नहीं है, कम पानी में इन्हें काम चलाना है, क्योंकि इन्हें हर हालत में क्या है, जीना है। तो जीने के लिए क्या है, उसी प्रकार के वातावरण को अपने आप में डाल लेते हैं, अन्यथा अपने आप को वातावरण में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तो मर जाओगे। या तो जीना है तो अपने आप को इसमें डाल लो, नहीं तो मर जाओ हमेशा के लिए। तो इनने क्या किया, ये वो पेड़ है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया चलो हम जी लेते हैं। जीने के लिए क्या किया, अपने आप को डाल लिया। अब कैसे डाल लें,
जैसे ऊँट ने डाल लिया ना तैसे। अब देखिए यहाँ पर ये भी पानी की कमी, सूर्य का तेज प्रकाश यानी कि हाई टेम्परेचर, सूर्य का तेज प्रकाश का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, पानी की कमी लेस ऑफ वाटर, दिन के समय उच्च तापमान को सहन करना। अब देखिए दिन के समय उच्च तापमान को सहन करेंगे मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन होत निम्नलिखित विशेषताएं। अब कैसे, इन्होंने भी क्या किया, अपने आप को ढाल लिया, कम पानी, ठीक, अधिक टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर में। अब कैसे इनकी विशेषता बताएंगे, कैसे इन्होंने अपने आप को ढाल लिया। ये देखिए मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे तना मासल। अब इसका जो तना होगा ना वो कैसा होगा, ये तना होगा मासल। मासल का मतलब होता है फ्लैसी, अर्थात गूदेदार, उसमें गूदा अधिक होगा, ठीक, गूदे का मतलब उसमें गूदा अधिक होगा। गूदा मतलब उसके अंदर क्या है, पानी बहुत अधिक मात्रा में भरा हुआ है, ठीक, और चपटा हो जाएगा। दूसरी बात हरा रहेगा। हरा क्यों रहेगा, हरा क्यों रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी क्या है, खाना बनाएगा यहीं पर, इसी जगह पर हरा है, यही खाना बनाएगा अपने लिए, ठीक। एवं स्पंजी हो जाता है। स्पंजी मैंने मासल बताया, मासल का मतलब है गूदेदार, अर्थात उसके अंदर पानी की मात्रा अधिक मिलेगी, जिसे मैं क्या कहता हूं, स्पंजी हो जाता है। जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी काम करता है। अब यहाँ पर भोजन तो ये बना ही रहा, तना इसका तना भोजन तो बना ही रहा है, मालूम क्या कर रहा है, भोजन के साथ साथ इसमें जल भी क्या होता है, इकट्ठा होता है, स्टोरेज होता है इसमें। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, ढाल रहा है, तो उसका भी कार्य करता है, जैसे नागफनी, ठीक। नागफनी देखते ही पहली बात, इसमें जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ, जड़ इसलिए फैली होती है कि नीचे जमीन में चली जाएगी, बहुत नीचे, जहां उसे थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा तो ये जड़ नीचे जमीन से पानी लेने लगेगी, इसलिए इसमें जड़ बहुत अंदर तक चली जाती है रेगिस्तान में है, ठीक, यही कह रहा है, अत्यधिक विकसित होती हैं और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में चली जाती हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पहली खास बात, इनका तना मासल होता है, फ्लैसी, जिसमें क्या है, ये भोजन के साथ साथ में क्या है, ये इसमें पानी भी स्टोर मिलेगा, तो मैं पानी भी संचित कर लेता है, ये भोजन बनाने का भी कार्य करता है, ठीक है, और ये स्पंजी होता है। अब देखिए स्पंजी होता है। अब देखिए इसमें आगे, अब देखिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां, ठीक, मासल या कांटों या सलकों के रूप में पाई जाती हैं। अब देखिए अगर बाष्पोत्सर्जन कम करना है, बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वो पानी को निकाल रहा है, पेड़ खत्म कर रहा है नीचे से पानी, तो जब पानी है नहीं तो खर्च कैसे करेगा, उसे पानी बचाना है। या तो इसकी पत्तियां क्या है, पत्तियां क्या है, ये कांटों में तब्दील हो जाएंगी, ये देखो रूपांतरित हो गई है कांटों में, ये कांटे नहीं है, ये पत्तियां हैं, ठीक। ए लड़की सीधे नहीं बढ़ेगी तू, ये पत्तियां नहीं है, ये क्या है, वो ये कांटे नहीं, पत्तियां हैं। पहले कभी ये पत्तियां थी, धीमे धीमे पानी का काम करते करते क्या हुआ, ये पत्तियां किस में तब्दील हो गई, कांटों में। तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन डेजर्ट रीजन्स। हम ये कह सकते हैं जितने भी मरुस्थल के क्षेत्र होते हैं वहां पर उनके प्लांट्स की नागफनी की जो पत्तियां हैं वो कांटों में तब्दील हो गई। अब ये कांटों में तब्दील हो गई तो ये पानी को नहीं निकालेंगी, ठीक, पानी को ये नहीं निकालेंगी। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी पत्तियां फैलैसी हो जाती हैं, ये देखो मासलदार हो गई, मासलदार हो गई तो यहाँ भी ये पानी को कम निकाल रही हैं। अर्थात एलोवेरा का पेड़ देखा तुमने, उसी प्रकार का हुआ है घीकवार, इसे कहता हूँ घीकवार, ठीक है। इसकी देखिए पत्तियां कैसी मासल हो गई हैं, मासल मतलब
इसके अंदर मुझे देखोगे काटेंगे, इसके अंदर मुझे पानी मिलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। मासल का मतलब पानी होगा इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। एवं सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि नागफनी, घीकवार, सतावर, भड़वंडा। भड़वंडा का मैंने अभी तुम्हें चित्र दिखाया, ये है सतावर। सतावर को देखते हैं, यहाँ पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं, स्टेम भी कम है और इसकी रूट अच्छी तरह से डेवलप है। ये देखिए सतावर के पेड़ को, ये हमारी SCERT की बुक्स में लिखा है सतावर का पेड़, ठीक है। ये है घीकवार, ये है मेरी नागफनी, ठीक। और अगला देख रहे हैं भड़वंडा। भड़वंडा को देखते हैं, ये है देखिए, ये है मेरे पास देखिए भड़वंडा वाला चित्र है, ठीक। ये सभी क्या है, ये सभी वो नाम है जो मेरी SCERT की बुक्स में दे रखे हैं। तो ये सभी क्या है, ये मरुस्थल में पाए जाने वाले हैं। आता कुछ नहीं है, केवल दांत निकालने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। ये सभी वो पेड़ हैं जो कहाँ मिलेंगे मुझे, मरुस्थल में मिलेंगे, या मुझे ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पानी की अक्सर कमी है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर इनको लगा दो तो ये आसानी से हो जाएंगे। बाकी किसी और पेड़ को लगा दो वो पानी बिना पानी के नहीं रह पाएगा, समझ में आएगा नहीं। तो जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ये पेड़ जिंदा रह जाएंगे और अपने आप को जीवित रख लेंगे, ठीक। अभी देखते हैं इसमें और क्या लिखा है आगे। ये वो पेड़ है नागफनी, घीकवार, सतावर, भड़वंडा इत्यादि जो प्लांट है। अब देखिए इसमें देखो क्या कह रहा है, पानी को ये कैसे बचाएगा। पत्तियों में रंध्र, रंध्रों के द्वारा पानी ज्यादा निकलता है। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं। अगर ये है मेरे पास पत्ती, इस पत्ती में देखते हैं यहाँ पर गड्ढे के अंदर भीतर गड्ढे में मुझे स्टोमेटा मिलेंगे। तो जो रंध्र पत्तियों में गड्ढों में नीचे होंगे वो पानी को कम खर्च करेंगे, उसे मैं बोलता हूँ सनकन स्टोमेटा। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता दें तो इसके अंदर क्या मिलेंगे मुझे, सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा किस में मिलते हैं, मरुस्थलीय पौधों में। सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा मिलेंगे मुझे ऐसे पौधों में जहां पर पानी की कमी है, वहां पर मुझे इनको कहते हैं सनकन स्टोमेटा, जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये पानी को क्या करते हैं, ये पानी को खर्च नहीं करते, बहुत कम, बहुत ही कम, ठीक। जैसे ऊंची क्लास में पहुंचोगे, अगर अच्छी तरह पढ़ोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सनकन स्टोमेटा क्या होता है। जिससे बाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कि कन्नेर। कन्नेर का भी आप पेड़ देख लीजिए, इसके अलावा इन पेड़ को देख लीजिए, इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए। सबके क्या है, सभी वे पेड़ हैं जो मुझे मरुस्थल में मिलते हैं। सभी वे पेड़ हैं जो क्या है, बाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। अर्थात बाष्पोत्सर्जन जितना कम करेंगे उतना इन्हें पानी अच्छा मिलता जाएगा। अर्थात ये पेड़ क्या होगा, अर्थात ये पेड़ जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो इन पेड़ों को जीना है। अब देखते हैं वायवीय अनुकूलन, जिसे मैं कहता हूं एरियल अडेप्टेशन। वायवीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन वे जीव जो ज्यादातर वायु में रहते हैं, ठीक है। वायवीय आवास कुछ पक्षियों के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, ठीक। कुछ पक्षियों के लिए ये पक्षी उड़ने से पूर्व शरीर फैलाकर पंख फैलाते हैं। उड़ेगा उससे तो पहले क्या करेगा, पंख को फैलाएगा और शरीर को क्या करेगा, फुलाएगा, ठीक। शरीर फुला करके पंख फैलाते हैं। ये निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। अगर ये ऊपर उड़ेगा या तो दाएं या बाएं, ठीक। इस प्रकार के देखिए पक्षी देखते हैं हम। अगर हम पक्षी को देखते हैं, देखो उड़ रहे हैं, इसके अंदर पंख मिल रहे हैं। अब ये क्यों उड़ रहे हैं, अभी देखते हो, हम देखते हैं SCERT बुक्स में आगे, ठीक। इसी प्रकार से कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया में कुछ भी कीट देखे तुमने, मक्खी उड़ रही है, ततैया उड़ रही है, तितली उड़ रही है, और भी बहुत सारे हैं, वे सब उड़ते रहते हैं। आखिर में ये पक्षी क्यों उड़ रहे हैं और ये कीट क्यों उड़ रहे हैं, इनके शरीर में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये उड़ रहे हैं। हम क्यों नहीं उड़ सकते, या और भी कोई हल्का जीव है वो क्यों नहीं उड़ सकता। तो इसकी खास बात को देखते हैं। अब देखिए कीटों में उड़ने हेतु तो अनुकूलन। अब पहले कीटों की देखते हैं। हमारे SCERT ने कीटों के बारे में देखो क्या कहा है। ये सभी कीट बने हुए हैं, ठीक है। मक्खी हैं, विभिन्न प्रकार की मक्खी हैं, ये देखिए दिख रही है आपको। ये आपने खूब बरसात में देखे उड़ते होंगे। तितली सबने देखी होगी। ये सब क्या है, एक कीट में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीट। देखिए
कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। आखिर में कीट के शरीर में वो कौन सी कंडीशन है जो धीमे धीमे चेंज हो गई है और विशेष कौन सी है जो आ गई है, जिसकी वजह से क्या वो कीट क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। देखिए कीटों का शरीर पहली बात छोटा होता है, ठीक। दूसरी बात कीटों का शरीर अन्य कशेरुकी जंतु जैसे कि केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी है। पहली बात तो ये छोटे होते हैं। दूसरी बात शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्का है। जब शरीर हल्का है तभी तो उठ जाएगा ऊपर, भारी शरीर कैसे उठेगा, नहीं उठ पाएगा भारी। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए ये मिल रहे हैं दो जोड़ी, ये देखिए इसमें दो दो जोड़ी पंख हैं, ठीक है। ये देखिए किसी में दिख रहा है साफ साफ, किसी में नहीं दिख रहा, मक्खियों में देखते, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। कीटों के शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। अब ये क्या होते हैं, श्वास रंध्र देखते हैं अभी, ये जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। श्वास रंध्र का मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे में ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन इनके जीव के शरीर में क्या है, श्वास रंध्र होते हैं। श्वास रंध्र, रंध्र का मतलब श्वास वाले एक तरह का स्टोमेटा, उसमें क्या हवा भर जाएगी। जैसे उसके अंदर हवा भरेगी ये उड़ने लगेंगे। अभी देखते हैं आगे सारी चीज मिल जाएगी। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाए, जैसे हवा भर जाएगी शरीर हल्का हो जाए। तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि, ठीक। अभी हम देखते हैं, अभी अच्छी तरह से और समझते हैं हवा कहाँ से भर रही है। अब देखो पक्षियों से थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आखिर में पक्षी क्यों उड़ रहा है आसमान में। देखिए पक्षियों में उड़ने हैं तो अनुकूलन, पक्षियों में वो कौन सी कंडीशन, वो कौन सी विशेष लक्षण आ गए जिससे वो पक्षी क्या है, धीमे धीमे करके क्या आकाश में उड़ने लगे। देखिए पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार एवं धारारहित होता है। पहले शरीर नौकाकार मिलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर शरीर नौकाकार मिल रहा है। नौकाकार शरीर किस लिए काम करता है, वो हवा को चीरने के लिए एकदम धारारहित में चलते हैं। जैसे मछली थी, मछली का चेहरा कैसा होता है, नौकाकार एवं धारारहित। क्यों, क्योंकि वो पानी के अंदर जा रही तो पानी को चीरते हुए जा रही है बहुत तेज स्पीड से। इसी प्रकार से इसका भी शरीर कैसा होता है, इसका चेहरा आगे से नौकाकार एवं धारारहित। ज्यादातर सभी पक्षियों का कैसा मिलेगा, नौकाकार मिलेगा, धारारहित। जैसे हम जहाज देखते हैं ऊपर जहाज उड़ने वाले, उनका भी आगे मुंह एकदम नौकाकार होता है इसी वजह से। अब देखिए यहाँ पर इनके अग्रपादी पंखों में रूपांतर, इसके आगे वाले जो है ना ये, इसे देखिए, इसे कहता हूं मैं अग्रपाद। अग्रपाद, अग्रपाद क्या होते हैं, ये पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए हैं, ठीक। और पश्चपाद ये होते हैं, पश्चपाद का मतलब इनके पैर, इन्हें कहते हैं मैं पश्चपाद, पिछले वाले पैर। अग्रपाद आगे वाले, तो आगे वाले जो इनके आगे वाले जो पैर थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, पंखों में, ठीक। यही तो दिखा रहेगा, इनके अग्रपादी पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में उनकी हेल्प करेंगे। ये आगे वाले इनका बहुत ज्यादा प्रयोग करें, धीमे 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 ऐसी परिस्थिति आई कि ये क्या है, पंखों में तब्दील हो गई। इनकी अस्थियां खोखली, अस्थियां मतलब होता हड्डियां। अगर मैं देखता हूं कि मुझे जितने भी पक्षी मिल रहे हैं उन पक्षियों को अगर हम गौर से देखें, उनके ऊपर अध्ययन करें, तो उनकी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों को हम देखते हैं तो उनकी हड्डियां मुझे कैसी मिलती हैं, हल्की मिलेंगी। दूसरी बात खोखली मिलेंगी। खोखली है उसमें ज्यादा क्या है, वजन नहीं होता है, एवं वायु से भरी होंगी, खोखली होंगी। और उसके अंदर भी क्या, एयर भरी होगी। हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर भी हड्डियां हैं खोखली, लेकिन बहुत मजबूत है। वहां पर क्या अस्थिमज्जा भरा हुआ है, लेकिन इनमें क्या भरा हुआ है, एयर, वायु, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। हवा भरी हो तो हल्का हो जाता है। अब देखिए यहां से ये सांस ले रहा है, फेफड़ों में सांस आ रही है। अब यहां पर देखिए हवा भर गई, ये गुब्बारे से बन गई। अभी और दिखाता हूं तुम्हें आगे वाले चित्र में। ये देखो हवा भर गई, यहां पर हवा भर जाती है। देखो अभी आगे वाले चित्र में, ये देखिए, ये है पक्षियों के फेफड़े। यहां से वो क्या लेगा,
यहाँ से सांस लेते हैं, ये है ट्रैकिया, ईसोफेगस, ठीक, ट्रैकिया यहाँ से सांस लेगा। फेफड़ों में देखिए ये आ रही है हवा, और फेफड़ों के बाद यहाँ पर देखिए एयर सैक्स है, इनमें देखो हवा भर गई, इनमें हवा गुब्बारे की तरह ये देखो बन गई, ये देखो बन गई, यहाँ देखिए इसमें हवा भर गई, ये देखिए ये हवा भर गई। इसके देखिए एग्जाम्पल में जो मैंने एक चिड़िया का चित्र लिया है, चिड़िया के देखिए ये फेफड़े हैं और ये देखो हवा भर गई, एयर सैक्स, वायु कोश बोलते हैं इसे, ये देखो हवा भर गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या भरी हुई है, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पे हवा भरी हुई है। ये है मेरे पास एक चिड़िया का चित्र, चिड़िया का ये है ट्रैक्ट और यहाँ पर एयर सैक्स है, और ये देखिए एयर सैक्स, ये देखो हवा भर गई, जब ये उड़ता है ना तो उसमें देखो हवा भर गई फेफड़ों में, ये देखिए फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, ये है फेफड़े, ये क्या है, यही तो कह रहा है, फेफड़ों से जुड़े वायु कोश, ये देखो ये है, ये है, ये है, ये क्या है, वायु कोश। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, इनमें वायु क्या भर जाएगी, हवा, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। जब उनके एयर सैक्स में हवा भर जाएगी, जब वो उड़ते सांस लेते हैं ना तो फेफड़ों में सांस जाएगी, फेफड़ों में लगे हुए क्या है, एयर सैक्स, वायु कोश है। अब वायु कोश के अंदर जाके हवा भर रही है, तो हवा भर जाने के बाद क्या होती है, अब हवा भरने के बाद शरीर हल्का हो जाएगा। जैसे गुब्बारा देखा है, पहले तो नहीं उड़ रहा है, जैसे ही मैंने गुब्बारे के अंदर हवा भर दी फिर वो उड़ने लगेगा। गुब्बारा तो वही है, जब हवा नहीं भरी है तब वो जमीन पर पड़ा है, अब उसके अंदर मैंने हवा भर दी, अब वो ऊपर उड़ने लगा। ठीक इसी प्रकार से इनके शरीर में बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं, वायु कोश, तो उनमें क्या होता है, हवा भर जाती है। हवा भरने के बाद क्या होगी, फिर ये ऊपर उड़ेंगे, तो धीमे धीमे क्या है, अब ये उड़ते जाएंगे ऊपर, एयर सैक्स की वजह से शरीर हल्का हो गया और ये उड़ने लगेंगे। तो इसीलिए बताई देखिए वहां पर, अब देखिए यहाँ पर वही सारी चीजें, इस तरह का रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे कि तोता, कबूतर, गौरैया, ये गौरैया का चित्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सांस लेगी, यहाँ पर इस ट्रैकिया के माध्यम से, ये है फेफड़े और ये देखो एयर सैक्स है, ये है देखिए एयर सैक्स, ये देखिए एयर सैक्स है, दिख रहे हैं आपको, एयर सैक्स, एयर सैक्स, ठीक है। ये देखो एब्डोमिनल सैक्स, एब्डोमिनल सैक्स, और ये सर्वाइकल सैक्स, ये सब क्या है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, यहाँ पर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। यहाँ पर हवा भरने से क्या होगा, अब उसकी बॉडी के अंदर हवा भर जाएगी, अब उसकी बॉडी क्या है, अब वो उड़ेगा, हल्का हो गया है, अब वो उड़ता जाएगा। हमारे शरीर के अंदर कोई एयर सैक्स तो होते नहीं है, अगर हमारे शरीर के अंदर एयर सैक्स होते तो हम भी उड़ने की कोशिश करते। तो इनका शरीर क्या है, इनका शरीर धीमे 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 क्या हुआ, वो मॉडिफाइड हो गया है, वो रूपांतरित हो गया है, वो बदल गया है, और अथवा हम ये कह सकते हैं वो अनुकूलित हो गया है हवा में उड़ने के लिए। तो हवा में उड़ने के लिए वो क्या हो जाता है, एकदम अनुकूलित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि आखिर में ये पक्षियों में अनुकूलन कहाँ से आया, उसकी कैपेसिटी, उसका शरीर क्या है, धीमे 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 अपने आप को ढाल लेता है, शरीर के अंदर वो लक्षण आ जाते हैं जिसकी वजह से वो उड़ता है। ये सारे लक्षण आ जाने की वजह से पक्षी मेरा उड़ रहा है। उनकी हड्डियाँ खोखली हैं, हड्डियों के अंदर हवा भरी हुई है, उसके अलावा उसके फेफड़ों वाले जो अंग हैं उन अंगों में भी हवा भरी हुई है। ज़्यादातर इनके सभी अंगों में क्या भरी हुई है यहाँ पर, तो शरीर कैसा हो गया इनका, हल्का हल्का शरीर, जैसे इन्होंने पंख से लगाया तैसे ये उड़ने लगे। ठीक, उसके अलावा बहुत सारे कीट होते हैं, मक्खी वगैरह, घरेलू मक्खियाँ ये भी, तो ये भी क्या है, अतः कीटों एवं पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष एक स्पेशल अडेप्टेशन होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक विशेष यानी कि स्पेशल क्या मिलते हैं इनके, अडेप्टेशन। ठीक है, तो स्पेशल यहाँ पर अडेप्टेशन देखने के लिए मिल रहे। अडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन उसे कहते हैं। धीमे 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 वो परिस्थिति आ जाती है जिससे वो जीव उसी में ढल जाता है। ज़्यादातर सभी पक्षी क्या है, इसी में ढल लगे, अपने आप को बचाने के लिए उड़ने लगे। तो उड़ते उड़ते क्या है, इनका शरीर धीमे 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 क्या अपने आप चेंज होने लगता है। लेकिन ये चेंज कहोगे एक दिन में तो देखने के लिए मिलेगा नहीं, इस चेंज को भी देखने के लिए इन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, तब जाके ये कंडीशन आई है।
तो धीमे धीमे मुझे चेंजिंग देखने के लिए मिलता है, एकदम हमें कोई भी चीज या चेंजिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। देखिए अब हम क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं है। सभी बच्चे अपने अपने प्रश्नों वाली उस पर पहुंच जाएं। और देखिए यहां पर देखिए, मेंढक रहता है स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह। उसमें तो वैसे ही मैंने निशान लगा रखा है, ठीक है। मछली सांस लेती है, मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। नागफनी का पौधा है, डेजर्ट में पाया जाता है। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। मटर है नहीं, आलू हमारा जमीन पर ही होता है, मक्का भी जमीन पर होता है, केवल सिंघाड़ा है जो जल में मिलता है हमें, ठीक। मेढक पानी में श्वसन करता है। नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। लिखो जल्दी जल्दी, सबने लिख लिया? आगे देखिए, अल्प विकसित जड़ें तथा वायुमृदिक जलीय पौधों में पाया जाती हैं, ठीक। जल वाला पौधा है, उससे जरूरत नहीं ज्यादा बड़ी जड़ों की, ठीक है। और उसकी जड़ें कैसी होंगी? वायुमृदिक, उसके अंदर क्या होगी? एयर से होती है, जिसकी वजह से क्या है, वो पानी में तैरते रहते हैं। आलू है एक भूमिगत पौधा। पक्षियों की हड्डियां होती हैं। देखिए, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, बिल्कुल गलत, उसका तना बहुत मजबूत होता है। पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, सही है। मरूदभिद, ठीक, जिसे मैं कहते हैं जीरोफाइट प्लांट्स में जड़ें अल्प विकसित होती है, गलत। अगर हम मरुस्थली वाले पौधों की बात करते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसकी जड़ें कैसी होती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग, अथवा रूट सिस्टम कैसा होता है? डेवलप, अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। ये बात सही है। अगर जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में जो जीव रहेंगे, जो ठंडे को सहन करते रहते हैं, जैसे मछली, सील वगैरह, देखिए मछली कितना भी ठंडा पानी हो बाहर सब सहन कर लेती है। तो ठंडी जगह पर जो ठंडे को सहन करने वाले वो होंगे जीव, तो उनकी पहली बात उनके बाल भी लंबे होंगे। दूसरी बात, उनकी त्वचा जो होती है ना, ये है मेरी त्वचा, इसके नीचे उन्हें क्या मिलेगी? चर्बी मिलेगी, यानी बसा। बसा क्या होती है? ठंड में उन्हें सहायता करती है। इसी प्रकार से हम ठंड में देखते हैं, जो मोटा आदमी होगा ना, बहुत ज़्यादा मोटा, उसे ठंड कम लगेगी, जो पतला होगा उसे अधिक ठंड लगती है। अब देखिए, सही जोड़ों को मिलाने के लिए वायु कोश की अगर बात करता हूं, एयर सेक्स की, तो मुझे पक्षियों में देखने के लिए मिलते हैं। पक्षियों में तो एयर सेक्स होते हैं, जिसमें हवा भर जाती है, जिसकी वजह से क्या पक्षी उड़ते। सल्क, सल्क किसमें पाई जाएगी? मछली में। मेढक, मेढक के मिलते हैं क्या? पाद जाल, यानी कि जो हाथ होते हैं उसके आगे, पश्च और पिछले, उसमें क्या है? यहाँ पर जाल मुझे देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से क्या वो ऐसे चप्पू की तरह काम करते जाते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। उपचर्म, उपचर्म मिलेगा मुझे किसमें? जलकुंभी में। और चिड़िया में क्या मिलेंगे मुझे? अगर पंख नहीं होंगे तो चिड़िया उड़ नहीं पाएगी। ये कर लिया सबने? प्रश्न 5, प्रश्न 5 देखिए क्या है। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह है उसका उत्तर। आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन
जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। प्रश्न 6, इसे अभी बच्चे यहाँ पर 6 वाला कोई बच्चा नहीं जाएगा क्लास में, वो यहाँ पर पूरी पीपीटी को इसको उतारेंगे क्वेश्चन आंसरों को। इसे पिछले वाले में नहीं कि वो भी उतारेंगे यहाँ पर बैठ करके। इंटरवॉल में कोई घूमेगा नहीं, केवल यहाँ पर सारा काम करेंगे अपना। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी सल्ग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे कि क्लोम यानी कि गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित चपटे पख वाला होता है, गर्दन का अभाव होता है तथा आंखों पर निमेषक पटल निकेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश, श्वसन के प्रति अनुकूलन होते हैं। प्रश्न संख्या 7, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उभयचर जीव कौन से होते हैं? जैसे मेढक जो जल और थल दोनों पर रह सकता है। तो मेढक के पश्चपाद के पाद जाल कौन बोल रहा है? ये जल में तैरने एवं लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जल में त्वचा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा क्या करते हैं? श्वसन। अगर यह जल में रहेगा तो त्वचा के द्वारा करेगा, स्थल पर रहेगा तो फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। ये सभी प्रश्नों को अभी उतारोगे तुम यहाँ पर बैठ करके, ठीक। अगला देखिए, वायवीय जंतु में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूलन होता है। इसके शरीर का आकार नौका का धारा रेखित होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, मुझे यहाँ पर मिल रही है सारी चीज देखने के लिए। तो ये सारी चीज क्या है, मुझे देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायक होती हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोश में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 देखिए, फिर और उसके बाद देखते हैं और है। ये प्रश्न संख्या 8 का बचा हुआ। पक्षियों में जैसे तोता बोता, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि, ठीक है। कीटों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनका शरीर छोटा होता है। इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं, ठीक, तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है। श्वास रंध्र का मतलब रंध्र उसे कहते हैं जहाँ से एयर जाती आती है। पत्तियों में है तो पत्तियों में क्या, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इनमें क्या है, श्वास रंध्र। इसमें श्वास रंध्र के द्वारा क्या होगा, इन कीटों में या पक्षियों में क्या होगा, ज़्यादातर उनके शरीर में हवा भर जाती है, ठीक, जिनके कारण शरीर हल्का हो जाता है। जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। प्रश्न संख्या 9, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मदार उगने वाला क्या, मरुस्थल में। मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है, स्थलीय वातावरण में तो नहीं वाला, ठीक। मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। उसके अलावा किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए, मेंढक और सैलामेंडर। जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तैरने में सहायक होते हैं। जलीय अनुकूलन में पख है, पंख नहीं, ठीक है। पंख लिख रहा है इसमें, गलत हो गया, पख है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय, वायवीय पक्षियों
एवं पौधों के नाम लिखिए। आसपास भ्रमण कर रहे हैं तो जल में हमें कौन मिलता है? मछली मिल जाती है और मेढक। पौधा में सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रा मिलेगा मुझे। स्थली में बिल्ली, कुत्ता, सियार, ठीक। और उसके अलावा मुझे क्या मिलेगा? नागफनी मिल जाएगी, नीम मिल जाएगा, आम, अमरूद, ये सब जमीन पर मिलने वाले हैं। हवा में तितली, कबूतर, चिड़िया आदि, बाकी और कुछ नहीं। पेड़ तो उड़ता नहीं है भैया, तो पेड़ उड़ता तो उसमें पेड़ का नाम हो जाता, इसलिए पेड़ नहीं उड़ता। हाँ, प्रश्न 13 और हुआ। प्रश्न संख्या 13 देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? मरुस्थली में अनुकूलन के लिए ऊंट है ना, किस तरह विशेषता नहीं? तो देखिए, ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, ठीक, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज विशेषताएं, गद्देदार तलवे हैं और जल संचय की खुरदरी त्वचा, तो इसकी वजह से क्या है? वो जंगल में आसानी से रह सकता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? पक्षियों में अग्रपाद का पंख, पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद का पंख में रूपांतर, आगे के जो है रूपांतर हो जाते हैं। खोखली हड्डियां होंगी, वायुकोश उड़ने में सहायता है। वायुकोश मतलब पता है? उसमें क्या होगी? हवा भर जाएगी, अर्थात एयर भर जाएगी, एयर सेक्स, ठीक। तो उसके शरीर में क्या है? हड्डियां खोखली हैं, और आगे वाले जो पैर होते हैं वो किस में तब्दील हो गए? पंखों में तब्दील हो गए, ठीक है। और हड्डियां खोखली हैं, हड्डियों के अंदर भी हवा भरी हुई है। उसके अलावा जो सांस ले रहे हैं तो उसके द्वारा भी क्या उसके शरीर में हवा भर जा रही है, तो शरीर वैसे भी हल्का हो जाएगा। जब हवा भर जाएगी तो वो उड़ने लगेगा, जैसे गुब्बारा उड़ने लगता है ना, उस प्रकार से। वो आया, ठीक। तो कक्षा 6 वाले जितने भी बच्चे हैं, क्लास 6 वाले, वो सभी चीज क्या है यहाँ पर अच्छी तरह से उतारेंगे, सारे प्रश्नों को भी उतारेंगे। अभी क्लास 6 वाले सारे उतारेंगे।